आज आपकी किताब हमारे सामने बिल्कुल रखी है। मैं फिर से बधाई देती हूँ आपको किताब की। धन्यवाद। लेकिन आपको लगता है ये किताब भी किसी विवाद में आ सकती है या आना चाहिए अगर इस पर कभी फिल्म बने? क्योंकि मैंने तो बड़ा बड़ा शानदार आपने जो है क्राइम फिक्शन लिखा है, आनंद आ गया पढ़ के, एक सिटिंग में पूरी हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि फिल्म बनने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और आप इन पॉसिबिलिटीज को कैसे तलाश रहे हैं? अब ये एक अच्छा सवाल है कि फिल्म बनने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि आपको तो मालूम भी है कि इसका स्क्रीन प्ले मैंने पहले लिखा था, इस कहानी का, और वो कई साल से लिखा गया। जब मुझे लगा कि फिल्म बनने में भी शायद देर है, तो इसको उपन्यास में कन्वर्ट किया गया। तो इसलिए इस कहानी में फिल्म बनने की सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं दो नाम का जिक्र इसलिए करता हूँ। एक जिनका नाम मैं बहुत सम्मान से लेता हूँ, शिवम नायर डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत सम्मान है। जब उनको मैंने ये प्लॉट सुनाया था तो उन्होंने मेरी तारीफ की कि हाँ, प्लॉट बहुत अच्छा है, इस पर कहानी कही जानी चाहिए। और इसी कहानी को मैंने जयदीप साहनी को सुनाया। जब तो जयदीप साहनी जिन्होंने चक दे लिखी और बहुत सारी आजकल यशराज में सारे स्क्रिप्ट को देखते हैं, तो उन्होंने भी इस कहानी की बहुत तारीफ की। हालांकि मैंने उपन्यास उन्होंने नहीं पढ़ा है शायद अभी तक, लेकिन कहानी की तारीफ की। जी। तो मुझे लगता है कि फिल्म बनने की सारी पॉसिबिलिटीज है, और अब लोगों तक पहुंचेगी जब ये बात, तो कहानी, तब शायद उस तरफ से कोई प्रस्ताव आए कि हाँ, इसमें हम फिल्म या वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। पीयूष जी, आपकी जो किताब है और इसमें जैसे ही पहले मर्डर का जिक्र आता है, मतलब जैसे ही वहां कहानी वहां तक पहुंचती है और वो मर्डर किस लिए हुआ, क्या हुआ, वो उसको लेकर जब खुलासा हो रहा है, तो वो एकदम शॉक वैल्यू दे जाता है आपको। बिल्कुल। ये डेवलप कैसे किया आपने? मतलब इसके लिए कहाँ सोच के घोड़े दौड़ाए और कैसे इस प्लॉट को लेकर आए हो? नहीं, मर्डर मिस्ट्री तो इसी तरह से लिखी जाती है, मुझे लगता है। मतलब मुझे कोई बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री होती ऐसी ही है कि एक मर्डर हुआ, लेकिन जो जैसे आपने पढ़ा भी है कि जो पहला मर्डर है या जो मर्डर है जिससे पूरी कहानी की शुरुआत होती है, वो जब उसका खुलासा होता है तब तो दर्शक पाठक चौंक जाता है। लेकिन उससे पहले और सिलसिले शुरू होते हैं और देश का सबसे सनसनीखेज मामला बन जाता है ये। और तब पाठक, मुझे लगता है, उस लेवल पे जुड़ता है जहां उसको लगता है कि ये क्या है, इस तरह से कैसे हो सकता है। और जब उनको ये पता चलता है कि इसको मारने का तरीका क्या है, तब और उनको, क्योंकि मुझसे एक दो लोगों ने कहा कि ये आप कहां से ढूंढ के लाए, तो मुझे लगता है कि उसने शायद उन पाठकों को चौंकाया। अच्छा, जैसे क्राइम फिक्शंस जब लिखे जाते हैं या क्राइम की स्टोरी होती है, वो हमेशा, चाहे वो मतलब लिटरेचर हो, चाहे वो पर्दे पर दिखाई गई कोई फिल्म हो या ओटीटी सीरीज हो, वो हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज होती रही है कि वो इन अ वे क्राइम को बढ़ावा देती है या लोगों के जहन में एक आइडिएशन कर सकती है कि दिस, मतलब दैट्स हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड और क्राइम ऐसे हो सकता है। अब ऐसे में जब एज ए राइटर आपने एक मर्डर मिस्ट्री लिखनी शुरू की, साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली आपको भी कहानी को मसालेदार या उसमें शॉकिंग वैल्यू लानी है या उसमें पाठक की रुचि बढ़ानी है। तो पहली बात तो ये कि एज एज ए राइटर आपको कैसा चैलेंज मिला इस चीज में? और दूसरी बात, मर्डर को डिजाइन करना एक व्यक्ति के भीतर क्या करता है? मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने मर्डर होते हुए देखा है, तो ये बड़ा अजीब साउंड करेगा, बट आपके दिमाग में वो चीज कहाँ से आ रही है कि ये मर्डर ऐसा दिखेगा या ऐसे रचा जाएगा? अच्छा, पहले मैं आपके उसी अजीब से सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने मर्डर होते हुए देखा। तो मैं जहां पर रहा बचपन में, औरैया में, तो वो उस जगह की बात यह है कि वो वहां पर हम लोग ये सुनते थे कि आज फूलन देवी आई हैं यहाँ पर। तो उस तरह का इलाका, कस्बा था। कई सारी घटनाएं इस तरह की, जो आपराधिक घटनाएं थी, वो आसपास घट रही थी, उस तरह का माहौल था। अ, एक दो मर्डर, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आसपास देखे। दूसरा ये देखे। कि हम देखे, मतलब गोलियां चल रही हैं, तो बाद में पता चल रहा है कि वो व्यक्ति मारा गया। और एक किस्सा तो मुझसे जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि हम जिस दुकान में बैठते थे, जिस अपने दोस्त की दुकान पर बैठते थे, उसका जिक्र मैंने फेसबुक पे भी किया था, कि वहां पर एक हमारा दोस्त, एक रख गया, जिसको हम कट्टा कहते हैं, मतलब देसी रिवॉल्वर, देसी पिस्तौल, कट्टा जिसको कहते हैं, तो कट्टा रख गया वो। और वो रखा हुआ था, वो चला गया बाहर ऐसे ही घूमने, क्योंकि वो रखे रहते थे वहां पर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और छोटी जगहों पे आज भी बड़ी बात शायद नहीं हो। तो एक दूसरा दोस्त आया, उसने देखा वो कट्टा रखा हुआ है, उसने उठा लिया। और एक तीसरा दोस्त, जो सिख था, वो बहुत डरता था, जो उसको बहुत, मतलब चूहे बिल्ली सबसे डर लगता था, तो उसको डराने में लोगों को शायद मजा आता था। तो उसने उसको उठाया कट्टा और उसके सर पे लगा दिया, और कहा कि अरे बोल, ये मतलब कुछ उसको डराया। और वो बेचारा घबरा रहा है, तो वो दूसरा दोस्त मजा ले रहा है, और उसने कट्टे को चला दिया। और चला दिया मतलब
और वो कुछ हुआ नहीं, वो पसीना पसीना था, लेकिन जिस व्यक्ति का वो तमंचा था वो आया भागते हुए कि अरे ये क्या किया, और उसने दिखाया तो वो लोडेड कट्टा था, और वो चला नहीं, मिस फायर हो गया, क्योंकि तमंचे जो है कट्टे जो है देसी कट्टे वो मिस फायर हो जाते हैं, वो कब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, इसकी गारंटी भगवान भी नहीं ले सकता। तो ये किस्सा है, और इस तरह के अपराध हमने कई सारे सुने, कई सारे किस्से सुने, क्योंकि वहां पर हम लोग ये मजाक में आज भी कहते हैं दोस्तों से अपने कि किसी का मर्डर हुआ क्या पिछले 10-15 दिनों में, तो वो वैसे ये बहुत ही अलग तरह की बात है, लेकिन हम उसको वैसे पूछते हैं कि मतलब अपराध चूंकि वहां का हिस्सा रहा है, तो अपराध को आपने देखा सुना है। और दूसरी बात आपने की कि जब आप कैरेक्टर को बुनते हैं तो आपको कहानी को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जोड़ते हैं उसको, और रही बात कि लोग इससे प्रेरणा लेते हैं या नहीं है, तो मुझे लगता है इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, तो प्रेरणा लेने के लिए आप एटम बम भी आज बना सकते हैं यूट्यूब देख के। ये बात तो आपने बहुत ही मतलब क्या कहेंगे प्रासंगिक है। तो उसके लिए उपन्यास से, हालांकि ये भी रोज खबरें आती रहती हैं कि किसी वेब सीरीज देख के लोगों ने चोरी का तरीका सीखा, क्राइम डकैती। पेट्रोल का नाम अक्सर लेते हैं। हाँ। मैं देख रही हूँ कि आप बड़ा आजकल बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, मतलब राहुल जी जो है नरवणे साहब की किताब लेकर संसद पहुंचते हैं, तो आप भी जो है उसने बुलाया था, हाथ में लेकर खड़े होते और कहते हैं कि इस किताब को पढ़िए, मैं इन लोगों को देना चाहता हूँ। तो ये जो आपका व्यंग्यकार, आपके भीतर का व्यंग्यकार किताब के प्रमोशन में जिस तरह से निकल कर आ रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मैं इनफैक्ट अपने दर्शकों के लिए जरा वो सारे स्क्रीनशॉट्स भी लगा रही हूँ सो दैट आपके पास भी वो रेफरेंस हो। नहीं नहीं, वो तो क्या है कि आपको पब्लिसिटी करनी है, आपको अगर आप रोज ये किसी अपने दर्शकों से, पाठकों से ये कहते हैं कि किताब लीजिए, किताब पढ़िए, तो उसको कहने का अंदाज थोड़ा बदलना चाहिए। और आजकल एआई के जमाने में ये आपके पास सुविधा है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं वीडियो में, टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, वो आप इजीली बना सकते हैं। पहले हम ग्राफिक्स आर्टिस्ट से कहते थे कि भाई ये करिए, या वीडियो एडिटर से कहते थे, अब हम खुद ही कर सकते हैं। तो वो इसलिए आपने वो सारे जो इमेजेस और वीडियोस देखे हैं वो इजीली बन पा रहे हैं, तो दिमाग में तो पहले भी आते थे, लेकिन अब करना आसान हो गया। आपसे जब से भी मेरी बात होती थी और आपने जब इस कहानी के बारे में मुझे पहली बार बताया था, हालांकि ओरिजिनली ये फिल्म के लिए ही ये कहानी थी, तो मैं इस बात पे बाद में आऊंगी कि लीड एक्ट्रेस आपकी नजर में आज की तारीख में कौन है, उस वो सवाल भी हमने आखिरी के लिए बचा रखा है। लेकिन इस फोन कॉल के बारे में आपने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े किसी इंसिडेंट के आधार पर सोचा, या फिर वो वाकई एक काल्पनिक हिस्सा था, क्योंकि उसने बुलाया था और फिर हम देख रहे हैं कि ये फोन कॉल वाला जो कवर पेज है, तो एक फोन कॉल से एक कहानी जो शुरू हो रही है, ये रियल लाइफ से कहीं से आ रही है क्या घटना? ये मजेदार बात है, लेकिन रियल लाइफ से ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरी फिक्शनल कहानी है, काल्पनिक कहानी है। लेकिन हाँ, एक किस्सा जरूर है, वो छोटा सा किस्सा ही है कि वो कॉलेज टाइम का किस्सा है कि एक बार एक कॉल आया मेरे पास किसी लड़की का, और वो ऐसी मिस, वो मतलब क्या कहते हैं, रॉन्ग कॉल था, और नाम आम बात हुई कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो वो इतनी सिर्फ 1 मिनट की बात हुई। और उन दिनों मैं बीमार था, तो मैं बिस्तर पे ही था 10-15 दिन के लिए, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट बोला गया था। तो फिर जिस वक्त कॉल आया, उसके अगले दिन कॉल आया दोपहर में उसी वक्त कि अच्छा आपने कल ये बताया था, ये वो बात आगे बढ़ने लगी और रोज मेरी बात होने लगी। तो उस तरफ जो था वो किसी लड़की की थी, और वो चूंकि मैं बेड रेस्ट पे था तो मैं आराम से फुर्सत में था, ना कॉलेज जा रहा था, नहीं कहीं जा रहा था, तो बात होने लगी। और उस दौरान कई सारी ऐसी बातें हुई जो मतलब उसके परिवार के बारे में, उस भाई बहनों के बारे में। तो जब आप अनजान होते हो तो कई बार आप वो बातें शेयर कर लेते हो, क्योंकि आपको जज किए जाने का डर नहीं होता। तो शायद मुझे लगता है वो भी एक फिलॉसफी इसमें रही, जब अनजान आदमी मिलता है, जो साइकोलॉजी का विषय इसमें चुना गया है, तो वो एक चीज है। हाँ, उस किस्से का अंत ये हुआ कि जब और जो जासूसी दिमाग एक लेखक का होता है, तो मैंने जो भी उस तरफ बालिका थी, तो उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहती हैं, ये कैसे, तो भाई जाहिर सी बात है उसने मुझे नाम, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि आपको मैं असली नाम तो बताऊंगी नहीं। तो मैंने कहा आप अपना कोई नाम तो बताओ। तो उसने फर्जी नाम बताया अपना, जो भी नाम बताया। फिर मैंने कहाँ रहते हो, तो उसने कुछ ऐसी चीजें बताई। और मजे की बात यह है कि जब मैंने अपना दिमाग दौड़ाया तो वो उसका एक क्लू मिल गया आपको।
कि ये नाम हो सकता है। तो मेरे कुछ दोस्त एक दिन घर आए, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि यार रोज इस तरह का एक फोन आता है और ऐसा 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 है। तो वो पकड़ लिया हम लोगों ने कि तो मैंने अगले दिन फोन पे उसको बोला, तो उसके बाद से वो फोन आना बंद हो गया। तो ऐसे किस्से हैं, लेकिन ये लेकिन नुकसान दो हुआ? चीजें नहीं नहीं वो ठीक है, वो एक अलग तरह की बात है। लेकिन हाँ, उसके दो चीजें जो मैंने कहा कि जब आप अनजान आदमी से बात करते हैं, जैसे जो होता भी है, एक साइकोलॉजी में नियम भी है शायद मेरे ख्याल से, कि स्ट्रेंजर्स से आप जब बात करते हैं तो आप जज किए जाने का आपको डर नहीं होता, तो आप खुलकर बात कह पाते हैं। और ये इसमें एक कोर मुद्दा भी है। इस किताब की शुरुआत में जब आपने जो अपने शब्द लिखे हैं, उसमें आपने लिखा है, स्त्री मन के कोनों में झांकने की आजादी देने वाली माँ रेखा पांडे, पत्नी गौरी पारीवाल, बेटी पीहू पांडे और हर उस महिला मित्र के नाम जिन्होंने मुझे इस योग्य माना कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की पीड़ा साझा की है। तो इन अ वे अपनी घर की महिलाओं या द वुमेन दैट आर देयर इन योर लाइफ, उनसे लेकर आपने अपने पूरे सर्कल तक में जो भी महिलाएं हैं उनको एक तरह से किताब डेडिकेट की। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं पेज नंबर 181 को कोट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात बढ़ाऊंगी। पुरुष कभी समझ ही नहीं सकता है, ये नारी मन की पीड़ा की बात हो रही है। सर, लड़कियां प्रेम में होती हैं तो अपना सब कुछ दूसरे को सौंप देती हैं, लेकिन जब प्रेम में ठगी जाती हैं तो साबुन से रगड़ रगड़ कर रोते हुए अपना हर अंग साफ करती हैं, क्योंकि किसी पर पुरुष के छूने की सोच से भी उन्हें घिन आती है। रेप तो फिर बहुत बड़ी चीज है। तो ये बात आपने इसमें कोट की है। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि क्या कभी किसी ने आपको ऐसी कोई बात डायरेक्टली कही हो, इससे मिलती जुलती बात की हो, या जब आप महिलाओं को ये किताब डेडिकेट कर रहे हैं और आप उनसे जुड़ा हुआ किरदार भी जब आपने इतनी डिटेल में डेवलप किया है, व्हाट इंस्पायर्ड यू एज ए राइटर? एज ए राइटर आपको क्यों लगा कि हाँ, मैं महिला मन की इस बात को इस कहानी के रूप में दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ? नहीं, मुझे लगता है मीनाक्षी, और ये आप उसकी मतलब बहुत गहराई में कैसे पहुंचे? ये एक बहुत ही मतलब अलग सवाल है, कभी किसी ने बात भी नहीं की। लेकिन बचपन से मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके आसपास होते हैं जब जो आपको द्वेलित करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, और हर व्यक्ति का अलग नेचर होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा मानना ये रहा है हमेशा से कि पुरुष और स्त्री के बीच में सहमति से कोई भी संबंध हो, लेकिन किसी भी तरह की जबरदस्ती कभी नहीं होनी चाहिए। और बचपन के कुछ किस्से हैं जब मैंने देखे या मैंने सुने, जिनका मैं हिस्सा वैसे नहीं रहा, लेकिन आसपास मैंने घटते हुए देखा, तो उससे मैं बहुत परेशान रहा। और ये लगातार फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप बहुत सारे अनुभव आपको अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे जिनका मैंने जिक्र किया महिला मित्रों का, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बताई, तो वो चीजें सब घुल के उस कहानी का हिस्सा बन गई। इन चीजों से, इन घटनाओं से प्रेरित होकर मैंने कहानी लिखी ऐसा नहीं है। कहानी मैं लिख रहा था, लेकिन उसका एक सोशल एंगल जब जुड़ा तो वो सारे उदाहरण, वो सारे किस्से भी इसका हिस्सा बन गए। क्या किताब में कोई ऐसा सीन है जिसे लिखते हुए आप खुद असहज हो गए हो या एक अलग तरह के माइंडसेट में चले गए हो? एक नहीं, कई सारे चीजें हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो कहानी को क्योंकि खोलता ये है। साइकोलॉजिकल हाँ, चीजें बहुत है किताब। क्योंकि वो कहानी खुलती है उससे, और वो फिर पाठकों का मजा खराब करेगी। क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है इस पूरी उपन्यास का, वो तो एक सस्पेंस थ्रिलर है जहां पर मर्डर मिस्ट्री के पीछे पुलिस जांच कर रही है, और सेकंड हाफ वो कोर्ट रूम ड्रामा है जब कोर्ट में पहुंच जाता है मामला और फिर तर्क वितर्क होते हैं। तो कम से कम 2-3 इंसिडेंट्स या सीन या दृश्य आप कह सकते हैं, जब मुझे लगा कि मैं इसको कितना लिखूं, कहां तक छोड़ दूं, तो ये निश्चित तौर पे हुआ। इस किताब में सच कितना है और झूठ कितना है? सच ही सच है अगर आप कहें तो, और झूठ ही झूठ है, क्योंकि ये एक फिक्शनल उपन्यास है। सच इसलिए क्योंकि ये बात बहुत डिप्लोमेटिक है। नहीं, क्योंकि इसमें सीधा जवाब चाहिए। नहीं, इसमें कोई भी वास्तविक किरदार नहीं है, लेकिन घटनाएं वास्तविक। लेकिन घटनाएं तो सब, भाई जो मैंने लिखा है वो कभी अखबार में छपा है, कभी कहीं सुना है, कहीं आपको पता चला है, किसी और के थ्रू पता चला है। एक किस्सा जो सच है और जो मजेदार किस्सा है छोटा सा, वो आपने पढ़ा भी है कि जो
जो नायिका है, जो हीरोइन है प्रज्ञा जिसका नाम है, उसके पास जब पहला गेस्ट पहुंचता है तो उसका नाम है मिंटू। तो ये किस्सा सच्चा है क्योंकि ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया था आगरा में। और वो किस्सा कुछ यूं है, 2 मिनट में मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मिंटू एक मेरे दोस्त का दोस्त था। तो वो उसने किस्सा सुनाया कि हुआ ये एक बार कि आगरा में एक जगह है, रेड लाइट एरिया है, सेब का बाजार। तो वो कॉलेज के दिनों में उसका एक दोस्त उस रेड लाइट एरिया में जाता था और मिंटू ने उससे कहा कि यार मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो उसको ले गया वहां पर रेड लाइट एरिया में। लेकिन मिंटू सीधा साधा बच्चा था और कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में था वो। तो वो ऊपर जब मतलब नीचे खड़ा था तो ऊपर जाने की हिम्मत, जो दोस्त था वो ऊपर चला गया, मिंटू जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और वो दोस्त ऊपर से आवाज देता रहा कि मिंटू ऊपर आ, मिंटू आ, मिंटू आ, 2-3 बार कहा, लेकिन दो उस मिंटू की हिम्मत नहीं हुई, मिंटू भाग गया वहां से। अगले दिन लेकिन संयोग ऐसा था कि मिंटू का अपने पिता के साथ स्कूटर पर बैठकर वहां से गुजरना हुआ, सेब का बाजार से। और सेब का बाजार से जब वो गुजरा तो पान की दुकान पे उसके मिंटू के फादर ने अपना स्कूटर खड़ा किया और वहां पान खाने लगे। मिंटू बेचारा चुपचाप सहमा सा बैठा हुआ था, अचानक ऊपर से आवाज आई, मिंटू ऊपर आ। मिंटू आ। तो मिंटू आ जैसी आवाज आई तो उसके फादर ने देखा, पान वाले ने देखा, मिंटू बेचारा देखा मिंटू तो की किसी डिमांड है ऊपर। किसी लड़की ने उसको पुकारा वहां से, और जो उसके पिताजी ने उसको धुनना शुरू किया वहां पर बीच सड़क पर कि साले तुझे यहाँ की लड़कियां भी पहचानती हैं। तो ये किस्सा असली है जो एक किस्से की शक्ल में इस आपने इस किताब किताब में में डाल मिंटू मतलब अमर हो गए आपके जरिए। दिया। अमर हो गया। किताब से हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। बिल्कुल। तो प्रज्ञा जो किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है आपकी, अभी कौन है बॉलीवुड में जो उस किरदार को निभा सकता है? ये तो फिल्म बने तब तलाशी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है जब सबसे पहला मुझे नाम एक जहन में आया था, एक्चुअली इसमें मुझे जिक्र करना पड़ेगा श्रेया नारायण का। सबसे पहला नाम वो इसलिए कि श्रेया नारायण मेरी दोस्त है, आपको भी पता है। तो श्रेया नारायण ने साहब बीवी, गैंगस्टर, सुपर नानी कुछ करी है, बहुत सारी फिल्में करी हैं, रॉक स्टार में भी थी वो। तो जब ये कहानी मैंने उनको सुनाई, श्रेया को सुनाई, तो श्रेया ने ही बेसिकली मुझसे कहा कि पीयूष जी बहुत अच्छी कहानी है, इसको आप स्क्रीन प्ले इसका लिखिए। और मैंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा, श्रेया को सुनाया, श्रेया को भी बहुत पसंद आया। और फिर हमने इसको सिंगापुर में एक फिल्म बाजार होता है वहां पिच किया। मैं नहीं जा पाया तो मैंने श्रेया को भेजा वहां पर। श्रेया गई मेरी तरफ से, और श्रेया ने वहां पिच किया। फिल्म को प्रोड्यूसर ने फाइनेंस करने के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन किसी वजह से मैं स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर पाया और मैं दे नहीं पाया जो मुझे टाइम दिया गया था, तो वो फिल्म नहीं बन पाई। तो श्रेया नारायण उस वक्त तो निश्चित तौर पे पहला नाम था, और श्रेया 2-3 साल से फिल्मों से दूर है अभी। उसके बाद मेरे जहन में एक नाम आया चित्रांगदा का, जो मुझे लगता था कि इस किरदार के लिए बहुत फिट है, क्योंकि वही एज कैटेगरी। तो मतलब अगर एक नाम पूछेंगे तो चित्रांगदा मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मैंने सोचा जब उपन्यास लिखते वक्त। आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक यू विल से कंगना रनौत मे बी। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था। तो तापसी। तापसी ने इस तरह की अलग अलग रोल काफी, बहुत सारे हाँ, किए हैं, ऐसे तो वो किरदार नहीं कुछ किए, तो हाँ साइकोलॉजिकल शायद, तो ड्रामा इसलिए से वो रिलेटेड। नहीं था। अदरवाइज तापसी निश्चित तौर पे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हम्म। तो जब आपकी किताब की कहानी जिस समय आप लिख भी रहे थे, तो आपको ये लगा था उस समय पर कि जो किस्से मैंने लिखे हैं यहाँ पर, या लोग उससे कोरिलेट कर सकते हैं? जैसे आप तो खुद मीडिया में आपने काम किया और मीडिया का इसमें रोल भी है, और ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा सा मीडिया को बड़े आलोचनात्मक तरीके से, टाइट फिस्ट के साथ लिखा है। व्हाई सो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, डॉक्टर भी है, सारे सारे किसी ने आपको प्रोफेशन। आके ऐसा ऐसा बोला कि हमें ऐसा लगा कि हमारी झलक यहाँ दिखाई देती हाँ, है? मेरे एक बॉस ने बोला, नहीं हमारी झलक नहीं बोला, नहीं कतई नहीं, नहीं नहीं हमारी झलक नहीं, उन्होंने कहा मीडिया को तुमने बेड लाइट में पेश किया है। अच्छा, ये और किसी ने तो कन्वे किया? मुझे लगता है मीडिया के लोग तो आपको ऐसा कहेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें पॉलिटिशियंस, डॉक्टर, मौलाना, कई सारे लोग हैं, मीडिया भी उसका हिस्सा है। मीडिया भाई जब चौथा स्तंभ है तो मीडिया आएगा ही आएगा। और मीडिया का एक सकारात्मक रोल भी है। अगर आप देखेंगे लास्ट में, तो मतलब मुझसे अगर ये कोई कहे कि इसको बेड लाइट में रखा है, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे तो मीडिया का ही रोल है इसमें, जो उसको पॉजिटिवली उठाता है मुद्दे को। तो
ऐसा नहीं है। पर आज की तारीख में किसी राइटर के लिए ऐसा हो गया है कि लिखने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसको ना बुरा लग जाए, उसको ना बुरा लग जाए, पता नहीं किसकी भावनाएं आहत हो जाएगी। भावनाएं आहत होना तो चलो एक बड़े ग्रुप के लिए बात हो गई, बट ये रहता है बैक ऑफ द माइंड एज ए राइटर की यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय योर राइटिंग। कुछ हद फ्री तक फ्लो नहीं है मतलब कुछ हद राइटिंग। तक तो रहता है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्योंकि कैरेक्टर ही है जो आपको आपकी कहानी को कम्युनिकेट करता है। फिल्म में उसके अलग डायमेंशन होते हैं, क्योंकि हाव भाव, उसकी नज़र, उसका देखने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें। उपन्यास है, कहानी है, तो जब आप कागज़ पे लिख रहे हैं तो शब्द आपका साथ देते हैं, शब्दों के जरिए। जहाँ तक आपने कहा कि कैरेक्टर को सोचने का नाम, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस उपन्यास में भी जो मेन किरदार है उसका नाम कई बार बदला गया। अच्छा, प्रज्ञा से पहले और नाम हाँ, भी दो थे? तीन चार अलग अलग नाम, अलग अलग वक्त पे अलग अलग नाम लिखे। तो कभी व्हाट ये मेड यू डिसाइड प्रज्ञा? नहीं, वो मुझे लगता है पहले के नाम इसलिए बदले गए कि कुछ किसी दोस्त का नाम था मेरे। तो वो जब मैंने कहा ना कि वो टेंटेटिव स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो, क्योंकि आपको कुछ एक नाम लिखना होता है, तो आपने लिख दिया, लेकिन वो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फिर आदमी सोचेगा कि इसका नाम था, इसका नाम था, तो वो तो मतलब बाद में। आपकी इतनी सारी महिला सखियां हैं कि किसी ना किसी का नाम निकल अरे तो आता। मैं सखिया तो ना, सोच रही हूँ प्रज्ञा नाम से भी आई एम श्योर कोई ना कोई होगा। नहीं, मैं इस पर नो कमेंट। सखिया नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारे आपके लोग परिचित होते हैं, तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि उनको ये लगे कि उनसे प्रेरित होकर आपने नाम लिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत सारे नाम सारे हैं। अगर आदित्य इसमें नाम है तो आदित्य क्या मेरे परिचित नहीं है, तो वो तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन नाम बदला गया। क्योंकि आपने आपकी जो किताब का थीम है वो महिला एक महिला के पूरी लाइफ और उसके थॉट प्रोसेस और वो कैसे एक जर्नी से गुजर रही है उस पर आधारित है। और जिसके लिए आपने अपने शुरुआत में जिक्र भी किया है कि आप मतलब हर वो महिला जिसने आप जिसने आपके साथ अपना कुछ दुख साझा किया हो या आप उनको डेडिकेट करते हैं। अ, आपकी अभी तक की उम्र में जितनी भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं और जितनी भी महिलाओं के संपर्क में आप आए और आपने उनको जिस तरह से समझा, what defines a woman's pain? मेरी औकात नहीं है अभी समझने की कि महिलाओं का पेन मैं समझ सकूं, क्योंकि हिंदुस्तान में महिला होना जो है, और उसका जो संघर्ष है, वो अपने एक बहुत अलग लेवल का संघर्ष है, उसको पुरुष समझ नहीं सकता। एक्चुअली सच्ची बात ये है। तो मैंने जो लिखा है या जो कहा है वो ये है कि कुछ आपकी मित्र ऐसी होंगी जो जिनके संग आप जो जिन्होंने आपसे वो बातें की होंगी जो शायद वो सबसे नहीं करती। तो उस मर्म को पकड़ने की कोशिश आपने की है कि हाँ भाई, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि उन्होंने मुझे पूरी कहानी अपनी बताई होगी, कुछ अंश बताएं, और मुझे लगा कि वो उतना मर्मी सुन के आपको लगता है कि यार ये क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाओं का संघर्ष बहुत अलग है, हर पल संघर्ष है। घर में जिसमें हमको दिखता है कि घर में सब कुछ है, वहां भी संघर्ष। वो पुरुषों जैसी आजादी उसको कभी रही नहीं। वो उसकी सोच, अभी बहुत वक्त लगेगा हमको, हम भले ही कहते रहे कि पुरुष के बराबर है महिला, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा इस समाज को तैयार होने में जो वो महिलाओं को वो स्पेस दे सके। तो हाँ, ये जरूर मुझे मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जिन महिलाओं ने अपनी पीड़ा साझा की, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने जैसे जिक्र किया माँ का, पत्नी का, तो ऐसा नहीं है कि साझा की, वो बातों में वो बात आई जब आपको लगा कि अरे ये भी समस्या है और हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। किताब को हालांकि अभी तो किताब जस्ट आई है तो अभी शायद उतनी प्रतिक्रियाएं आपके पास नहीं भी आई होंगी, लेकिन ऐसा कोई फीडबैक, ऐसा कोई कमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके किसी पाठक ने आपको दिया हो कि इसको पढ़ के मैं रो दिया, या ये एक सीन था जिसमें मुझे लगा कि ये तो मेरे दिल की बात थी जो इस किरदार ने कह दी, ऐसी कोई प्रतिक्रिया जिसमें किसी ने अपने आपको बहुत कोरिलेट किया हो इससे घर में, नहीं, मुझे परिवार लगता में? है को रिलेट जैसा तो अभी प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी जो प्रतिक्रिया आई हैं, जो फीडबैक आया, वो बहुत पॉजिटिव वैसे आया है कि कहानी बड़ी दिलचस्प है, और हमने एक बार पढ़ना शुरू की तो आखिरी तक पढ़ के वो एक मतलब सिटिंग में एक सिटिंग में पूरी की और 2 सिटिंग में पूरी की। तो ये फीडबैक कम से कम 3, अभी जब मैं आ रहा था आपसे बात करने के लिए तो 2 लोगों से मेरी बात हुई, तो उन दोनों की भी प्रतिक्रिया यही थी कि हमने 2 दिन में, 1 दिन में पूरी किताब पढ़ ली। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपने, क्योंकि मैंने कोई क्राइम फिक्शन लगातार लिखी नहीं है, मेरा पहला क्राइम फिक्शन है। इससे पहले जैसे आपने जिक्र किया मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी लिखी, उससे पहले मैंने व्यंग लिखे थे। न्यूज स्क्रिप्ट हजारों लिखी हैं, आपको मालूम है, आज तक में हम लोग साथ में भी थे तो हमने हजारों न्यूज स्क्रिप्ट लिखी हैं, रोज 5-6 न्यूज स्क्रिप्ट लिखते थे।
तो मतलब मैंने टीवी के लिए भी लिखा, तो लिखा बहुत तरह का चीज, लेकिन क्राइम फिक्शन उपन्यास जिसको हम कह रहे हैं वो पहला प्रयोग है। हालांकि आपने एक बहुत ही अच्छे लेखक की तरह अपनी किताब का सस्पेंस बचाए रखने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि ये पता चल सके कि कहानी में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या कहाँ किस दिशा में चीजें जा रही हैं। तो मेरी न्यूज़ बीट के सभी दर्शकों से या जितने लोग भी इस वक्त इस बातचीत को देख रहे हैं, आप किताब फौरन अमेजोन से ऑर्डर करें और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इसे मंगाएं, पढ़ें, फीडबैक हमारे इस इंटरव्यू के नीचे जरूर लिखें। और इतना तो क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि साल पहले मतलब ये साल जो शुरू हो रहा है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग किताब जो है आपने पढ़ डाली है। तो पीयूष जी, अब इसके बाद जैसे ही इस पर फिल्म को लेकर कुछ बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक पार्टी मेरे लिए पक्की है। बिल्कुल डन। इतना तो उम्मीद की जा सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बुक। थैंक यू मीनाक्षी। आई होप कि इस किताब को लेकर जो आपके ड्रीम्स हैं वो जल्द से जल्द और अवश्य पूरे हों। थैंक यू मीनाक्षी। बाकी इस बातचीत के लिए, आज अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल।